वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, सबसे पहली बात तो दशहरे की सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। इनफ। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में जाना था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करती है, और जब वही लाइट रे सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है देन इट फॉलो द सेम पाथ। व्हेन अ लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम देन इट फॉलोज अ पर्टिकुलर पाथ, एंड व्हेन दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम देन इट फॉलो द सेम पाथ। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट? अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग। इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने करूं, आप मुझे बताओ, आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। बाय द वे, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर तो मुझे भी पता है। एलएचएस में क्या लिखूं? 1 म्यू 2 है। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यानी यहां पर जो बेसिकली जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है वो बेसिकली कौन सा मीडियम है? सेकंड है या फर्स्ट है? सेकंड है, और इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट मीडियम के साथ। यस और नो? अच्छी बात है, ये भी आपने पढ़ लिया। आपको याद है एक जमाना था, मुझे बता सकते हो, एक बड़ा सा नोट पढ़ाया था मैंने, तो मुझे ये बताओ म्यू और वी एक दूसरे के कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी एक दूसरे के कैसे हैं? मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जानते हो आप लोग? अच्छा, एक बात और बताओ, ये मैंने 1 म्यू 2 लिखा, राइट? तो इसमें बेसिकली मैं जिस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं वो कौन सा मीडियम है? सेकेंड मीडियम। और इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं? बता चुका हूं आपको ये। अच्छा, 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है। अब आप बताओ, आपने पढ़ा है म्यू और वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू को अगर मैंने लिख दिया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 तो मैं वी को क्या लिखूं? v1 अपॉन v2। ये मैंने जो लिखा है आपको पल्ले पड़ रहा है? तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको ये पल्ले पड़ रहा है तो मैं इधर केवल आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या फिर मैं इसे v1 अपॉन v2। जो बोला पल्ले पड़ा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो फिर देखते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब कोई लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाती है तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सुना है ये एंगल अगर आई है तो ये क्यों? अल्टरनेट एंगल है। ये सारी बातें आप लोग समझते हो? चलो, आप लोग समझदार हो। अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? लिसन। गौर से देखिएगा, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। ये मैंने जो कुछ एक लाइनें ड्रॉ की हैं, इस लाइन के ऊपर एयर है, यहां पर वाटर है, एयर और वाटर का ये बाउंड्री सरफेस है। वाटर के बाद यहां पर ये जो पोर्शन है इसमें ग्लास है, ये वाटर और ग्लास का बाउंड्री सरफेस है, और ग्लास के बाद यहां पर फिर से एयर है। मुझे बता सकते हो इसमें फर्स्ट मीडियम कौन है? एयर। लास्ट मीडियम कौन है? फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है। ये सारे मीडियम एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। विच रे इज दिस? इंसिडेंट रे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, राइट? सुना है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां तक का सीन क्लियर है सभी को? अब लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, राइट? ये रे ऐसे आ रही है, कायदे से इसे ऐसे जाना चाहिए था, पर टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करनी है तो ऐसे बैंड करूं या ऊपर की तरफ करूं? नीचे की तरफ बैंड करूं। तो ये मैंने इसे हल्का सा बैंड कर दिया। जो बोला पल्ले पड़ा। ये रिफ्रैक्शन एंगल है, इस रिफ्रैक्शन एंगल को मैंने नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया? R1। कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी बाय द स्नेल्स लॉ। क्या फॉर्मूला है? साइन आई अपॉन साइन आर तो मैं समझ गया। एलएचएस में क्या लिखूं? 1 म्यू 2 इसलिए लिखते थे
मतलब पहले से दूसरे में जाती थी, यहाँ पर कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, तो ऐसे लिखूं ए म्यू डब्ल्यू, बोलो भैया, तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर की जगह R1 लिख दूं, क्योंकि मैंने इस रिफ्रैक्शन एंगल को R1 से डिनोट किया है। किसी को कोई दिक्कत, भाषा समझ में आ रही है? इसको जरा फोकस करो। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, पहले से दूसरे में जा रही है तो पहले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड। क्लियर? मैं केवल इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। चलो भैया, ए म्यू डब्ल्यू को वेलोसिटी के फॉर्म में क्या लिखूं आप बताओ? वी ए अपॉन वी डब्ल्यू। स्टेप समझ में आया आपको? इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़ रहे हैं। अब यही काम हमें 2 बार और करना है। अब ये लाइट रे वाटर से काय में जाएगी, ग्लास में, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द नॉर्मल। मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? नहीं, इंसिडेंस एंगल तो है, ये बात सही है, लेकिन चूंकि ये और ये अल्टरनेट एंगल है तो इसको क्या नाम दे दूं? R1। यानी यहां पर इंसिडेंस एंगल R1 के बराबर हो गया। अब ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? वाटर से ग्लास में जा रही है, यानी अगेन रे टू डेंसर। बोले भैया, अच्छी बात है। तो बताओ, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? कायदे से इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इधर की तरफ बेंड करूं या उधर की तरफ? इधर की तरफ। तो मैंने थोड़ा सा और बेंड कर दिया इसे, लाइक दिस। सीन क्लियर है सभी को? इस एंगल को क्या नाम दे दूं? R2। सीन क्लियर है? चलो भाई, जब एयर से वाटर में गई थी तो आपने ऐसे इक्वेशन बनाई थी। अब ये वाटर से ग्लास में जा रही है, बताओ भाई इक्वेशन क्या लिखूं? W म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई की जगह R1, R की जगह R2। चलो, वेलोसिटी के फॉर्म में बोलो क्या लिखूं? VW अपॉन VG। क्लिक कर रहा है आपको? अब ये काय से काय में जाएगी? ग्लास से एयर में जाएगी, तो रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर? डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले तो ये इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट अबाउट दिस? बताओ ये एंगल कितना होगा? R2, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, इसको तो नाम दे दिया R2। अब ये रे ऐसे जा रही है, ऐसे। अब इसे क्या करना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे या ऐसे? ऐसे। तो यू मीन टू से लाइक दिस। क्लियर? यहां से रे एग्जिट हो रही है, अलग अलग पैरेलल मीडियम से यहां से रे एग्जिट हो रही है, तो यहां रिफ्रैक्शन एंगल ये हो गया। चाहूं तो मैं इसे R3 नाम भी दे सकता हूं, या मैं इसे E नाम भी दे सकता हूं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। E को बोलते हैं एमरजेंस एंगल या एमरजेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ एमरजेंस। सीन क्लियर है? एग्जिट एंगल। क्लियर? इसलिए मैंने इसे E से डिनोट किया है। भाषा समझ में आ रही है? चलो अप्लाई करो फिर से ये इक्वेशन। क्या लिखूं? आप कहां से कहां जा रही है? ग्लास से एयर। क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E। चलो आगे बोलो, V के फॉर्म में बोलो, VG अपॉन VA। इक्वेशन नंबर 3। सीन क्लियर है सभी को? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इनमें 3-3 टर्म है, तो सबसे पहले मैंने ये टर्म और ये टर्म ले लिया, ठीक है? तो सबसे पहले इनकी LHS को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन E। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इज इक्वल टू, अब ये इनको कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा VA अपॉन VW इंटू VW अपॉन VG इंटू VG अपॉन VA। VG से VG कैंसिल, VW से VW कैंसिल, VA से VA कैंसिल, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1। हमारे पास बच गया साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1। साइन E को इधर ले जाऊंगा तो साइन I इज इक्वल टू साइन E। साइन से साइन से अटक जाएगा, I बराबर E। I बराबर E बोले तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए,
इससे ये बात प्रूव हो गई कि यदि फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम हो तो ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? अगर उसने बोला इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम एंड इफ द फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम इज सेम देन प्रूव दैट द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप केवल यहां तक कर देना, इससे ये बात साबित हो गई कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? और आगे देखिए, अगेन यहां कर रहा हूं, गौर से देखिएगा सभी लोग। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस बार मैंने एक स्टेप ये वाला ले लिया है, दूसरा ये वाला ले लिया है, तो नजारा ऐसा हो जाएगा। पहले LHS का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इज इक्वल टू RHS में मैंने लिखा VA अपॉन VW इंटू VW अपॉन VG इंटू VG अपॉन VA। VG से VG कैंसिल, VW से VW, VA से VA कैंसिल, तो ये आ गया हमारा a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इज इक्वल टू 1। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? बताना इसके बाद अब जो मैं स्टेप लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। w म्यू g इज इक्वल टू 1 अपॉन a म्यू w इंटू g म्यू a। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आ गया? w म्यू g ये एज इट इज लिख दिया, a म्यू w और g म्यू a को 1 के नीचे ले आया। यहां तक सीन क्लियर है? तो ये हो गया w म्यू g इज इक्वल टू अपॉन के a म्यू w, तो मैंने ये लिख दिए। ये g म्यू a को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? a म्यू g। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये क्वेश्चन पिछले अनसॉल्व देखोगे कईयों बार आ चुका है और अलग अलग अंदाज में आता है, और ज्यादातर जो आता है वो ऐसे बोलता है, प्रूव दैट a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इज इक्वल टू 1, ये बोलता है केवल। तो आपको क्या करना है सुन लो, फिगर बनाना है सिंपल, ये 3 इक्वेशन बनानी है, उसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर उसने बोला इफ द लाइट रे इज पासिंग थ्रू डिफरेंट पैरेलल मीडियम एंड इफ द फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम इज सेम देन प्रूव दैट द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर आपको ये पूरा इक्वेशन 3 बनानी है, मल्टीप्लाई करके यहां तक करना है, बस आगे रामायण करने की जरूरत नहीं है। पर ज्यादातर जो पूछता है वो ये पूछता है, उसे थोड़ा और टिपिकल करना होता है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी बोल देता है, प्रूव दैट w म्यू g बराबर a म्यू g अपॉन a म्यू w। तो फिर आपको और आगे इसे बढ़ाना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? और आपको बता दूं ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है और ना ही इसे याद करने की जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? आपको ये समझ में आया 1 म्यू 2 बराबर, समझा चुका हूं, बोलो भैया। अब आप ही बता दो, अगर 1 म्यू 2 को आप ऐसे लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे? w, जैसे इसको ऐसे लिखा है तो w म्यू जी को क्या लिखोगे? म्यू जी अपॉन म्यू w, और इनके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है तो क्या कंसीडर करते हैं? एयर। आपको नहीं लगता ये तो यही फॉर्मूला बन गया? बोलो भैया। अच्छा, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देता है, प्रूव दैट 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। अब तो आप कह देना कि ये तो कराया ही नहीं है। कुछ एहसास जाग रहे हैं आपके इसको देख के? क्या करोगे अगर उसने ऐसे लिख दिया? तो क्या करोगे? एयर की जगह 1, वाटर की जगह 2। भैया 1 से 2, जैसे इसको समझो, आप इसको समझो, एयर से वाटर में गई, एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में, और फिर ग्लास से एयर में। नहीं यही बात समझ? कौन सा मीडियम है ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है ना? समझ में आ रही है बात? तो अगर उसने ऐसे दिया तो एयर की जगह 1 मानेंगे, वाटर की जगह 2, ग्लास की जगह 3 और फिर एयर की जगह 1। कहानी समझ में आ रही है सभी को? तो जरा बताओ, अगर उसने बोला
If the light ray is passing through different parallel medium and if the first medium and last medium is same, then prove that the incident ray and emergent ray are parallel to each other. तो कहां तक करोगे? I is equal to E तक. अगर उसने केवल इतना बोला prove that A mu W into W mu G into G mu A is equal to 1, तो केवल 3 इक्वेशन बनाओगे ये, और उसके बाद ये यहां तक, बस ये करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है, और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है कि एक लाइट रे है. हेलो, एक लाइट रे है that enters into the glass from air. तो बताओ लाइट रे कहां से आ रही है? एयर से आ रही है, और ग्लास में जा रही है. यस और नो? तो वो कह रहा है लाइट रे जब एयर से आ रही है तो उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है. तो दिस इज द वेवलेंथ इन एयर. बोले भैया 5000 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 to the power -10. जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो लिख लें इसको साइड में. 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर. मैं भी कई बार बता चुका हूं. क्लियर है? अब वो कह रहा है कि ये जो लाइट रे है ना, इसकी एयर में जो स्पीड है दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. नहीं भी देता तो हमें पता था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कैलकुलेट करूं एयर में, और दूसरा कह रहा है कि जब वो ग्लास में पहुंच जाती है तो ग्लास में स्पीड कितनी होगी लाइट की, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और वेवलेंथ कितनी होगी. ये सब ग्लास में बताना है मुझे. यानी ग्लास में उसकी स्पीड भी बतानी है, फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, और वेवलेंथ भी बतानी है. क्लियर है? अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन. ही इज टेलिंग यू देयर इज अ लाइट रे व्हिच इज पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. If the wavelength of the light in air is 5000 angstrom and the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. If the refractive index of glass is 1.5, then calculate the frequency of light in air and also calculate the speed, frequency and wavelength of the light in glass. करें शुरुआत? चलें भाई शुरुआत करते हैं. सबसे पहला हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी. आप ही बताओ भैया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. फ्रीक्वेंसी हम लोग एयर में निकाल रहे हैं, तो सी हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट, तो एयर में निकालने तो स्पीड ऑफ लाइट एयर की लेंगे, तो ऐसे लिख दूं वी ए. वेवलेंथ निकालने तो वेवलेंथ भी एयर की लेंगे. जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है, चमका दो. अब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 to the power 8. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर 5000 into 10 to the power -10. अब तो सॉल्व कर लेंगे इसे. कितना? 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर. सीन क्लियर है सभी को? दूसरा मुझसे कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताऊं. सेकंड में 3 चीजें पूछ रहा है, तो पहला निकाल रहे हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. बताओ भैया. हेलो, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? एयर से ग्लास. ठीक है, तो हमने एक बड़ा सा नोट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मुझे बता सकते हो उसमें म्यू और वी एक दूसरे के कैसे थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब आप ये जानते हो कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के. यस और नो? तो बताओ एयर से ग्लास में जा रही है, तो मैंने म्यू को लिखा म्यू ए अपॉन म्यू जी. तो आप बताओ वी को क्या लिखूं? वी जी अपॉन वी ए. कोई ठेका नहीं है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखें. हो सकता है कोई भाई बहन हमारा इस म्यू को ऐसे लिखे म्यू जी अपॉन म्यू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. समझ पा रहे हैं? दोनों से आंसर सेम ही आएंगे. भाषा समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इसमें म्यू ए कितना है? पहले बताओ म्यू ए है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काय का कितना होता है? 1. तो ये भी मुझे समझाने की जरूरत है. तो म्यू ए की जगह 1 लिख दिया. म्यू जी काय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? दिया है उसने 1.5. नहीं भी देता तो हमें पता था. इज इक्वल टू वी जी हमें फाइंड आउट करना है, और वी ए कितना है हमारा? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सीन क्लियर है सभी को? इसको इधर ले आया तो 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू वी जी. डेसिमल हटाऊंगा तो 0 पड़ जाएगा ऊपर है. डेसिमल के बाद एक डिजिट 1 0 पड़ गया. 15 2 30. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई?
2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब मुझे निकालनी है क्या? फ्रीक्वेंसी इन ग्लास। क्यों, एक बात पूछूं, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात? यहां पर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है तो पूछ रहा है ग्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हमें मालूम है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो फ्रीक्वेंसी ग्लास में कितनी होगी? उतनी होगी जितनी की एयर में थी। और एयर में कितनी थी? ये निकाली है भाई अपन ने, 6 इंटू 10⁻14। जो मैंने बोला यहां पर समझ में आया? बोलो भैया, यहां पर ये क्या चीज लिखनी चाहिए? वी नो दैट व्हेन द लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम देन इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो ग्लास में फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो कि एयर में, और एयर में हम लोग ये निकाल चुके हैं। यस और नो? बात समझ में आई सभी को? अब बात आती है तीसरा केस, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। बताओ भैया, म्यू और लैम्डा में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली या इनवर्सली? म्यू और, वही बड़ा वाला नोट, म्यू और लैम्डा एक दूसरे के कैसे थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। म्यू वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बताओ भाई, म्यू को मैंने लिख दिया म्यू ए अपॉन म्यू जी, तो लैम्डा को क्या लिखूं? लैम्डा जी अपॉन लैम्डा ए। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? म्यू ए हो गया 1, म्यू जी 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा जी हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा ए कितना है? 5000 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है? अब तो सॉल्व कर लोगे। तो लैम्डा जी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहां पर कितना? 3333.33 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चाहे तो 10⁻⁻10 मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं। 0.33 इसकी जगह उठा के एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं। राइट? ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तो भी करेक्ट आंसर है। सीन क्लियर है? नोट इट डाउन एवरीवन। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी एमयूडब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है। बताओ भैया। हेलो, अभी आपने ये पढ़ा था 2 मिनट पहले, 1 μ2 बराबर μ2 अपॉन μ1, और v के फॉर्म में इसे क्या लिख रहे थे? चलो इसको बताओ, ये समझ में आया आपको? तो बताओ एमयूडब्ल्यू को v के फॉर्म में क्या लिखूं? हैं? समझ गए? va अपॉन va कितना है हमारा? ये आ चुका है 3 इंटू 10⁸। vw हमारा कितना है? 2.25 इंटू 10⁸। अब तो कर लेंगे। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, सॉल्व करोगे आप 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हैं। राइट? 4 में 3 का डिवाइड करेंगे, यही आएगा। नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।